हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जेई का फर्स्ट चैप्टर जो है अपना बेसिक मैथ्स। आज हम वो सीखने वाले हैं। और अगर ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े रहे एंड तक, ये चैप्टर ख़त्म होने तक, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो जेई का फर्स्ट चैप्टर है दैट्स कॉल्ड इट सिंपल बेसिक मैथ्स, वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही और आगे के हर चैप्टर में जुड़े रहे तो आपके पूरे जेई का मैथ्स डेफिनेटली फुल कंसेप्ट के साथ फ्रीली इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ अपना फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है, जो कि मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें हम सीखने वाले हैं जो हम आज तक फर्स्ट नहीं, थोड़ा बहुत कम हो गया, बट 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी चीज़ें हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज हम वही चीज़ें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले, इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू तुम लोगों को दे लेती हूँ। जैसे कि नॉर्मल चीज़ें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स, यही सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में देखने वाले। चैप्टर में तो आगे बहुत कुछ है, लॉग वगैरह वो समथिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज हम बहुत ही बेसिक, ऑफकोर्स चैप्टर का नाम ही है बेसिक मैथ्स, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें ही हम सीखेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, ये हम तो जेई का पढ़ने आए तो हम ये क्यों पढ़ेंगे? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये दिखते बहुत छोटे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं, बट ये अफेक्ट बहुत ह्यूज करते हैं। और जब ये अफेक्ट करते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है कि ये तो हमको आता था बट हम भूल गए इसको लगाना, इसको अप्लाई करना। तो अब इसके एप्लीकेशन क्या होगा, किस तरीके से ह्यूज अफेक्ट करेगा, ये हम आगे ये मिड लेक्चर में तो हम बताएंगे। तो लेट्स हम पहले स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स से, ठीक है। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स इसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसका और एक मीनिंग है जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। दैट्स काउंटिंग नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गो ऑन विथ इंटीजर्स। लिसन माई डेफिनेशन केयरफुली। ये सबको पता होती है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, तो इसको बस सुनना है। दैट्स काउंटिंग नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गो ऑन विथ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऑफकोर्स 1 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। इसको हम कैपिटल एन से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा तो वहाँ पर वो क्वेश्चन डिनोट करके देगा कि इस बार नेचुरल नंबर्स को इस लेटर से, इस वेरिएबल से डिनोट करना है, बट यूजुअली नहीं दिया रहेगा और सिर्फ बोला गया होगा कि n, तो मतलब इसको मान ही लो कि ये नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे पे 1 2 3 एंड सो ऑन विथ n, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना होल नंबर्स। होल नंबर्स इसको भी जनरली डिनोट करते हैं W से। इसको हम जैसे N से डिनोट करते हैं, इसको हम जनरली W से डिनोट करते हैं, ठीक है, W से, ओके। और ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल नंबर्स विथ जीरो, नेचुरल नंबर्स विथ जीरो, ठीक है। तो इसका जो है 0 1 2 3 और ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल 2 क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी, उसको ध्यान से देखना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉन पॉजिटिव? तो इसका आंसर देना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉन पॉजिटिव।
अब हमको ऐसे नेचुरल नंबर्स बताना है जो नॉन पॉजिटिव है। अब नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, इट इज द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड गो ऑन विथ इंटीजर्स। तो उसका सेट हमारा कुछ इस तरीके से बना था नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन्होंने ऐसे नेचुरल नंबर्स की बात की है जो नॉन पॉजिटिव है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। अब तुम ही सोचो, जो नंबर पॉजिटिव नहीं है मतलब वो नंबर कौन से है, तो ऑफकोर्स वो है -1 -2 -3 -4 एंड ऐसे से माइनस 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 करके। और हमको पता है कि ये नेचुरल नंबर्स के सेट में आते ही नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम अब तक पढ़े होंगे, लास्ट 10th क्लास में तुमने ऐसे सवाल बहुत ही सॉल्व किए होंगे। तो हम देखते हैं आपको कितना याद है। सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का समेशन करना है। मतलब अब जो बोला गया है उसको पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लो, फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे। हर बार यही स्टेप लेना है, अभी से नहीं, यहाँ से लेकर पूरे एंड तक, जेई के एंड तक यही एक स्टेप लेना है। क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हर एक सेंटेंस पढ़ना है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, लिखना है और फिर उसमें दिमाग लगाना है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जो हमने सीखा हुआ है अब तक, उसके बारे में हमको बस उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं करनी है। तो इसको मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो क्या आएंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। ठीक है, और हमको अभी इसका सम करना है। अब हमको पता है कि ये क्या है, अब हमको क्या करना है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें अप्लाई करना है। वो हमको पता है कि ये क्या है, एक एपी है, ये एक है एपी। एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जिसको कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस इसका, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1, इसका कॉमन डिफरेंस 3 - 2 1, इसका कॉमन डिफरेंस 1। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये एपी में है। तो एपी का समेशन हमने बहुत पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। इसके हमको 3 ठो 4 ठो फॉर्मूला हमको पता हो, उसमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि Sn = n/2 2n + n - 1 × d। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये भी लगा सकते हैं। या फिर हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब ये लगाना यहाँ पर ज़्यादा इजी है तो हम ये लगाएंगे। इसमें n क्या है, नंबर्स कितने हैं, 50 है, d है इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी तो छोटी छोटी बातें पता होगी। तो n क्या है, 50/2 × फर्स्ट टर्म 1 + लास्ट टर्म 50, दैट मीन्स 51। 25 × 51 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 1275। तो ये अपना आंसर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसके ऊपर। ठीक है, अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे अपनी थर्ड डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। अब फैक्टर्स मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनसे वो डिविजिबल हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, प्राइम नंबर्स में, कंपोजिट नंबर्स में, को प्राइम नंबर्स में। ये सब जो भी नाम है वो बहुत एक जैसे लगते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, बिना बोले हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर्स मीन्स वो ऐसे नंबर्स जो जिसके 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स मीन्स क्या, कि जो ऐसे नंबर जिससे वो डिविजिबल हो वो नंबर। तो प्राइम नंबर सिंपली ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो
खुद से और 1 से ही डिविजिबल होता है, इसके अलावा उनके और कोई भी फैक्टर्स, पहली बात तो 2 फैक्टर्स होते हैं और वो 2 फैक्टर भी वो खुद और 1 यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते, वरना वो प्राइम नंबर्स में नहीं है। आप बोलोगे कि अरे इसके भी तो 2 फैक्टर है, ये क्यों नहीं है प्राइम नंबर्स में, तो ऐसा नहीं है, वो 2 फैक्टर तो होनी चाहिए, बट वो कौन से 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो खुद और 1, ठीक है। तो कौन से होंगे उनको पता है ये प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 5, तो 5 भी होता है, ठीक है, 5, 6 नहीं आता है, 7, 9, ऐसे ऐसे चलते चलते जाएगा, ठीक है। सॉरी 9 का लिख दिया मैंने, 11, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, अब देखो 2 है, 2 एक 1 से डिविजिबल होता है और एक वो खुद से मतलब 2 से डिविजिबल होता है। 3 है, ये 1 से डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल होता है 3 से, और किसी नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसे ये 7 है, ये 1 से होता है, 2 से नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से होता है। तो इसके आगे तो ये जा नहीं सकता, मतलब कि ये जो भी नंबर है उनका फैक्टर्स कौन से, एक वो खुद और 1 नंबर, इन दोनों से ही वो डिविजिबल है, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चौथा आ जाएगा कंपोजिट नंबर्स, चौथा आ जाएगा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का सिंपली ये मीनिंग है, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है, सिर्फ 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स है विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम और नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में 1 तो आता नहीं है, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होंगे, बट 1, या बोलोगे कि 1 प्राइम नंबर में नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक 1 को छोड़ के, डेफिनेशन को ध्यान से देखो, प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर है, प्राइम नंबर और 1 को छोड़ के उसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। और 1 जो है ये ना ही एक प्राइम नंबर है और ये ना ही कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। और एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमको पता है, ये जो 2 है, ये 2 इज द स्मॉलेस्ट, या फिर कहेंगे इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 को छोड़ के जो बाकी के प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा डेफिनेटली। आगे होगा 4, अब ये 4 क्या है, ये 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे एक सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, x + 2y = 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x एंड y बिलोंग्स टू w। w मीन्स मैंने बोला था w होल नंबर्स को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, w से, मतलब यहाँ पर w क्या है, होल नंबर्स। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ नहीं है कि w है क्या है, मतलब हम कहाँ पर, तो फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है, w को आज तक होल नंबर की तरह ही ट्रीट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम उसको होल नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड देन x और y, तो हमको x और y की वैल्यू बतानी है। अब देखो x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है, देखो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे कुछ क्वेश्चंस में दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, देन x कॉमा y, और x और y होल नंबर्स होने चाहिए, मतलब ये निगेटिव नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा, नंबर डाल के, बट हमको जाना है प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर लॉजिक से। तो हमको पता है कि x और y अगर होल नंबर्स है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स। तो हमको पता है कि अगर x और y पॉजिटिव नंबर्स है तो यहाँ पर निगेटिव नंबर्स आने की कोई चांसेस ही नहीं है। और उन्होंने बोला है दो, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके वो 0 आ जाए। ये सिर्फ एक और एक मात्र कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, दैट इज दी कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तुम ही सोचो ना, अगर 0 के अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई भी और पॉजिटिव नंबर होगा, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, दुनिया का कौन सा भी नंबर ले लो, कभी भी दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे वो 0 तभी आएगा जब भी वो दो क्या कितनी भी टर्म्स हो, कितने भी टर्म्स को ऐड करके अगर हमको 0 लाना है और बोला है कि वो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो ये बस एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि वो सारे टर्म 0 हो जाए, अदरवाइज ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब x भी 0 हो जाए और 2y भी 0 हो जाए, और y यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाए, डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, x की वैल्यू भी 0 हो गई। तो अपना आंसर मिल गया। 0 एक होल नंबर है, बोला गया है कि x y बिलोंग्स टू होल नंबर से, तो ये सही है, ठीक है। ठीक है, अभी अपना आगे का पॉइंट है इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंटीजर्स। अभी और एक सिंपल, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इजी है, अभी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन इज x प्लस y प्लस z प्लस e इज इक्वल्स टू 0 और x y z w ले लेते हैं, a रहने दो, चलो कोई बात नहीं, a बिलोंग्स टू w, फाइंड x y z e, ठीक है, ऐसा बोला गया। अब हमको अगेन पता है w बोला है, होल नंबर्स बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव नंबर्स है, और मैंने बोला था अगर मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स और इसको ऐड करके 0 आना चाहिए। यहाँ पर तुम 3 लो, 4 लो, 10 लो, कितने भी लो, 1 लो, 2 लो, कोई भी लो, अगर वो पॉजिटिव नंबर्स है और अगर उनको ऐड करके 0 आना चाहिए, इसका मतलब हर एक टर्म को 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर सिंपली क्या जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा और a भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमको पता है, इंटीजर्स मतलब क्या, नॉर्मली बच्चे यही याद करते कि जो पॉइंट में ना हो वो हो जाएंगे इंटीजर्स, ठीक है। जो 0.5 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग ऐसे ना हो वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के कौन से नंबर्स में कहते हैं, हमने इंटीजर्स की नंबर लाइन पढ़ी होंगी, ठीक है। अब तक के स्कूल में तुमने कभी तो नंबर लाइन पढ़ी होगी इंटीजर्स की, ठीक है, जिसमें हम ऐसे मार्क करते थे 0 1 2 3 और ऐसे चलते चलते जाता था, फिर यहाँ पर आता था -1 -2 -3 ऐसे।
इसको कहते हैं नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन पे हम ये जो डिनोट करते थे ना बड़े बड़े लीक्स में, इसमें और छोटे 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 होते थे, वो पॉइंट में होते थे, ठीक है, वो पॉइंट में होते थे। बट हम जो ये बड़े बड़े जो नंबर डिनोट करते थे इस नंबर लाइन पे, इसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो होते हैं ना छोटे छोटे पॉइंट में, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट में इतना नंबर लाइन वगैरह कुछ इतने बड़े बड़े शब्द यूज करने की जरूरत है नहीं। तो फिर सिंपली इसका इंटीजर्स का सेट क्या हो जाएगा, इंटीजर्स को याद रखना यूजुअली डिनोट करते हैं z से, ठीक है, इंटीजर्स को जनरली डिनोट करते हैं z से ही बहुत बार डिनोट करना रहता है। आज तक हमने देखा नहीं है इतने सारे जेई के पीवाईक्यू सॉल्व किए, बट कभी ये देखा नहीं कि इंटीजर को किसी और लेटर से डिनोट किया हुआ रहेगा, z से ही डिनोट करते हैं यूजुअली, तो याद रखना है, ठीक है। तो इनका सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, इनके सेट ऑफ नंबर्स विच इज देखो 0 0, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते जाएगा, -1 -2 -3 चलते चलते जाएगा। ये सारे होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और z लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तुमको दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जीरो, ठीक है। हमको लगता है कि जीरो क्या है, ये जीरो मतलब क्या है, बट ये जीरो ही बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें भी कैसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो समझा, हाँ मैम कि ये 1 2 3 4 है, हाँ ये समझा। नेगेटिव इंटीजर भी समझा कि -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहेगा। अभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो तुम लोग बोलेंगे इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, जो पॉजिटिव इंटीजर ना हो, मतलब जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये तो हमने पहले लिख चुके हैं ना, तो ये वापस से लिखने की क्या जरूरत है अलग लैंग्वेज में। तो इसको लिखने की जरूरत इसलिए है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये चीजें तो सही है ही, मतलब कि -1 -2 -3 ये तो आएंगे ही। इसके साथ साथ और एक आएगा -1 -2 -3, ये तो आएंगे ही। इसके साथ आएगा एक 0, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, एक 0। वैसे ही और एक आएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। अब आगे भाई जो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तुमको पता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 ये तो आएंगे ही, बट इसके साथ क्या आएगा, 0 भी आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो भी अभी हमने देखा ये 4 लाइन, इससे हम एक स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी उसको कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 0 है ना, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ये है, ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, ठीक है। ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ये ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और ये नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। तो तुम लोग बोलोगे यहाँ पर क्यों लिखा है फिर नॉन पॉजिटिव में नॉन नेगेटिव में, तो वही तो ना, जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं तब भी हम उसमें 0 लिख रहे हैं और नॉन नेगेटिव में भी हम 0 लिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि वो नॉन पॉजिटिव भी है और वो नॉन नेगेटिव में है, बट ये नहीं है, ठीक है, नाइदर। पर अपना यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है, ये सेंटेंस थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है।
अब इंटीजर्स में हम आगे का उस पे सब पॉइंट देखेंगे जो है इवन इंटीजर्स, ठीक है। इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स मतलब क्या है, ऐसे इंटीजर्स जो इवन हो। तो नॉर्मली बता ही दिए होंगे कि इवन इंटीजर्स का सेट क्या हो सकता है, 2, 4, इसमें 0 भी आएगा, ठीक है। इवन इंटीजर्स बोला है ना, सॉरी, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे -2, -4, -6 ऐसे चलते चलते जाएगा। यहाँ पर आएगा 2, 4, 6, 10 ऐसे ऐसे चलते चलते जाएगा। अब इसको जनरली हम डिनोट करते हैं जनरली 2n से, ठीक है, याद रखना। इवन इंटीजर्स को लिखने का तरीका ये है 2n। अब n की जगह तुम कुछ भी रखो, इसमें 0 भी कंसिडर कर लो, ठीक है। और n की जगह तुम कुछ भी नंबर रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई भी, बट ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। n बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है। ये कोई भी इंटीजर तुम लोग रख लो, और ये 2n के टर्म में अगर है ये इंटीजर तो हमेशा इवन इंटीजर ही देगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लो, n बिलोंग्स टू z। दूसरा आता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर अगेन वही आ जाएगा, -1, -3, -5 ऐसे चलते चलते जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1, 3, 5, 7 ऐसे चलते चलते जाएगा। इसका जनरल टर्म होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इसका जनरल टर्म 2n, वैसे ही यहाँ पर इसका हो जाएगा 2n + 1, या फिर इसको हम 2n - 1 के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। और इंटीजर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 एंड 2n - 1। इसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर आना चाहिए, फिर ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। -1 की पावर में x = 1, देन x is, ठीक है। हाँ, ठीक है। -1 की पावर में x = 1 एंड देन x = 2। x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि जिससे ये जो कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करेंगे और अब तक जो भी पढ़े हैं, अभी जो पढ़े हैं उसको अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर हमको जस्ट 2 सेकेंड में मिल जाएगा कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती है कि जिस पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो -1 की पावर में x = 1, -1 की पावर में से क्या डाल दें कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो हमको पता है, अब देखो अगर हमने डाल के देखा 0, -1 की पावर में 0, किसी की भी पावर में 0 डालते हैं तो 1 ही आता है। तो हाँ, तो ये हो रहा है, तो मैंने ये हो रहा है। अभी 1 डालेंगे, -1 की पावर में 1, -1 की पावर में 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर
-1 की पावर में 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो ये 1 नहीं आएगा, तो ये आंसर 1 नहीं आ सकता। अब -1 की पावर में 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाँ ये हो रहा है। -1 का हम क्यूब डालेंगे, ठीक है, -1 का क्यूब डालेंगे, देन -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये -1 आ गया, तो ये नहीं होगा। -1 की पावर में 4 डालेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, इस माइनस से ये वाला माइनस गया, आंसर आ गया 1। तो ये हो रहा है, मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x की वैल्यू क्या क्या बन रही है, 0 बन रही है, यहाँ पर 2 बन रही है, यहाँ पर 4 बन रही है। तो ये है पॉसिबल x की वैल्यू, ये बन सकती है, ठीक है। पॉसिबल x की वैल्यू क्या है, 0, 2, 4, तो ऐसे ही चलते चलते जाएगा, 6, 8, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसको हम नॉर्मली, इसको हम क्या कहते हैं, इवन इंटीजर्स, इसको हम क्या नाम देते हैं, इवन इंटीजर्स। तो ऑप्शन में तुम्हें ऐसे दिया होगा इवन प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, तो उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, इवन इंटीजर्स, क्योंकि सेट किसका सेट है, अभी हमने देखा ना कि सेट किसका है, इवन इंटीजर्स का सेट है। इसको हम 2n से लिखो और n पे कुछ भी डालो, कुछ भी, ये सेटिस्फाई करेगा। अब तुम्हें यहाँ पर एक और डाउट आना चाहिए, मैम ये तो ठीक है कि चलो ये इवन इंटीजर्स आएंगे, इवन इंटीजर्स बोला है ना उन्होंने, तो इवन इंटीजर्स में और भी तो कुछ आता है, क्या आता है, -2 आता है, -4 आता है, -6 आता है, तो क्या ये इसका आंसर नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। बट ये ध्यान में रखना, इसमें तुम्हें ऑप्शंस थोड़ा ध्यान से पढ़ के चूज करना है, ठीक है। -2, -4, -6, -8, इसको भी अगर तुमने यहाँ पर डाला तो ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हम -1 की पावर में -2 अगर डालते हैं तो अगर इस रूट्स को हम लिख सकते हैं 1/-1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हमको पता है कितना आता है, 1 ही आता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सब भी सेटिस्फाई करेंगे। बट और यहाँ पर -1 की पावर में अगर हमने 0 डाला तो 1/-1 की पावर में 0 और 1/1 = 1, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें ऐसा कंफ्यूज करने के लिए तुमको क्या दे देंगे कि इंटीजर्स बट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। तो तुम सोच में पड़ जाओगे क्या नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, कि क्या पॉजिटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए तो कुछ एग्जाम्पल 2-3 लेके उसको सेटिस्फाई करके देख लो। अगर हो रहा है मतलब वो पूरे के पूरे इवन इंटीजर्स है, और अगर यहाँ पर सिर्फ समझो ये -1 सेटिस्फाई ही नहीं होते, ये तो हो गए, अगर ये होते ही नहीं सेटिस्फाई, अगर यही सेटिस्फाई होते तो क्या आता है आंसर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर कुछ और रहता और उसमें अगर ये नहीं होता तो वो ये था, और अगर कोई और कंडीशन रहता चलो उसमें अगर सिर्फ ये वाले सेटिस्फाई करते, ये पॉजिटिव वाले सेटिस्फाई करते ही नहीं, तो आंसर क्या आता, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। उसमें बस 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो ऑड इंटीजर्स में वो नहीं कैलकुलेट होगा कि 0 एक इवन इंटीजर है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कंडीशंस है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कंडीशंस है, वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, अभी तुम ही लोग बताओगे, ठीक है, ये तुम ही लोग बताओगे, ठीक है। हम साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे, बट फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट्स में चाहे तो तुम लिख सकते हो, पूरे नोट्स ही तुम स्टार्टिंग टू एंड बना सकते हो, ठीक है। बट इसको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम लिखो, बट इसको फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इस नॉर्मल कंसेप्ट है ई, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ई मतलब इवन नंबर और ओ मतलब ऑड नंबर, ठीक है। ई प्लस ई मतलब क्या, इवन प्लस इवन।
अब E1 प्लस E1 कौन सा नंबर देगा? अब मैंने यहाँ पर लिखा E। ठीक है, तुम लोग कोई भी दो इवन नंबर्स को ऐड करके देखो, जिसने 2 लिया और 4 लिया, आंसर क्या आया? 6। 6 इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, 2 लिया और 0 लिया, ऐड किया, कितना आया? 2, एंड 2 इज ऑल्सो इवन नंबर। बहुत बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, 1 0 1 2 1 1 2, ये क्या है? ऑफकोर्स इवन नंबर है। इसको ऐड किया 5 1 5 6 5 1 1 6 2 2 4, ये भी इवन नंबर है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा? ये भी क्या आया? इवन नंबर ही आया। तो तुम दुनिया का कोई भी दो इवन नंबर्स को उठा लो, आंसर इसका इवन नंबर ही आएगा। तो इवन प्लस इवन इवन ही आता है। ठीक है, अब आएगा इवन प्लस ऑड। इवन प्लस ऑड, किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर से प्लस करो, किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से प्लस करो। प्लस माइनस नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव कुछ भी ले लो, एनीथिंग, मैंने बस बोला है इवन नंबर और ऑड नंबर। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है चेक करो। इवन कोई भी एग्जांपल ले लो। इवन मतलब हमने 2 ले लिया, ऑड मतलब हमने 7 ले लिया, तो 7 टू कितना आता है? 14 आता है। 7 टू 14, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, तो कितना इसको ऐड करने के बाद कितना आता है? 9 आता है। तो 9 इज द ऑड इंटीजर, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही तुम बाकी भी चेक कर सकते हो आराम से बैठ के। ठीक है, तो मैं फटफट लिखती हूँ। सो इवन माइनस इवन इज इक्वल्स टू इवन ही आएगा। ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, ये ध्यान में रखना। ऑड प्लस ऑड, ऑड मतलब क्या? कोई भी एक ऑड नंबर ले लो, 1 ले लो, और एक ले लो 5 ले लो। 1 प्लस 5 कितना आता है? 6 आता है। किसी भी दो ऑड नंबर्स पे या फिर किसी भी दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही देंगे। याद रखना, किसी भी दो इवन नंबर को या फिर किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड या फिर माइनस भी करेंगे, ऑल्सो माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो भी उसका आंसर इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, और ऑड माइनस ऑड करेंगे फिर भी वो इवन ही देगा। बस एक ही केस में एक ऑड होता है, जब एक इवन हो और एक ऑड हो तो ही उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑड में आता है। ठीक है, जैसे ऑड भी माइनस भी करेंगे तो भी है ऑड ही आएगा। ठीक है, ऑड माइनस इवन भी करेंगे तो भी ऑड ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर एक इवन और एक ऑड हो और उसको अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो आंसर ऑड ही आएगा। और अगर दोनों इवन हो और दोनों भी नंबर ऑड हो तो उसको प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, आंसर इवन ही आएगा। ठीक है, और आएगा इवन इंटू ऑड। ठीक है, इवन इंटू ऑड, इवन को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर। ठीक है, कोई भी ले लो एग्जांपल, जैसे इवन नंबर हमने ले लिया 2 ले लिया और ऑड नंबर ले लिया हमने 11 ले लिया। 2 इंटू 11 कितना आता है? 22। 22 इज इवन नंबर, तो आ जाएगा इवन नंबर। किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर, ऐसे दो नहीं ऐसे बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उसमें अगर एक भी नंबर उसके टर्म में इवन अगर है तो उसका जो हमको आंसर मिलेगा वो आंसर इवन नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, और अगर ऑड इंटू ऑड करेंगे तो ये ऑड ही आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके तुम लोग देख सकते हो। तो ये हो गया, इसको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में कभी कभार फंसा देता है, कभी कभार नहीं बहुत बार फंसा देता है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे जो है -1 की पावर में x प्लस -1 की पावर में y इज इक्वल्स टू 0। तो x और y कैन बी, देन x एंड y कैन बी, x और y क्या क्या हो सकते हैं? कैन बी। ठीक है, -1 की पावर में x प्लस -1 की पावर में y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? -1 की पावर में x
एंड -1 की पावर में वाट इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और हमको x और y के पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं कि x और y के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो x और y क्या क्या हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो x इवन हो सकता है, x ऑड हो सकता है, y भी क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है, वो इवन ऑड ही होते। पूरे दुनिया के हर नंबर को दो इस हिस्सों में बांटा गया है, इवन और ऑड। ठीक है, तो x इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है, y भी इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। तो x और y के ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि हमको x, y निकालना है। तो ये ध्यान में रखना कि x और y के इसमें से, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन जो भी बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। तो इसमें से ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अब देखो x इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, y इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो हम एक एक कंडीशन देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे, जैसे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम उस कॉम्बिनेशन को पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या कि नहीं कर पा रहे। जैसे कि अब देखो कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं x, y के। तो ये इवन बन जाए, ये इवन बन जाए। ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकाल रही हूँ उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, इवन, ये इवन हो जाए, ये भी इवन हो जाए, ये इवन इवन हो गया, ये इवन और ये ऑड हो जाए। ठीक है, और एक हो सकता है ये ऑड हो जाए, ये इवन हो जाए, ये ऑड हो जाए, ऑड हो जाए, ये ऑड, सॉरी, ये ऑड हो जाए, ये इवन हो जाए, और ये ऑड हो जाए, ये ऑड हो जाए। ठीक है, ये इवन हो जाए, ये इवन हो जाए, इवन 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 ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड। ये चार पॉसिबिलिटीज ऐसे बने। अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब इसको सेटिस्फाई करके देखो कि कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करे। दोनों इवन हो जाए तो मान लो किसी भी इवन नंबर्स को, किसी भी इवन नंबर्स को दो मान लो। समझो इसको 2 मान लिया, इसको 6 मान लिया, 4 मान लिया। समझो -1 के बाद ज्यादा नंबर में जाना ही नहीं। अगर हमको मानना है तो कम ही नंबर मानो ना, क्यों मानना है 1000 और 100 और जो भी है 1002 आते हैं, वो भी इवन इंटीजर आते हैं। इतना कंफ्यूजन करना ही क्यों है जब हमको अज्यूम करके ही इसको सॉल्व करना है। तो छोटे छोटे अज्यूम करो। जैसे हमने 2 माना, अब दोनों ही इवन है। ऐसे कभी लिखा है यहाँ पे कि दोनों इवन हो बट वो सेम ना हो, तो मानो 2 2 दोनों, क्यों 4 तक भी क्यों जाना है। तो x को भी 2 माना, y को भी 2 माना। -1 की पावर में 2, -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 0 कभी होगा, वो नहीं होगा। तो ये आंसर, तो ये ऑप्शन, ये कॉम्बिनेशन गया। इवन और ऑड, अब इसको 2 मानो, ऑड बोला है, 1 मान लो। -1 की पावर में 2, -1 का स्क्वायर 1 और -1 की पावर में 1 कितना आ जाएगा, -1। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 और -1 का पावर में 1 माना तो कितना आ जाएगा, -1। 1 - 1 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये होगा। ऐसे ही तुम और भी लगा के देखो, सेटिस्फाई करेगा, इसको करना ही पड़ेगा सेटिस्फाई देगा। अब आएगा ऑड और इवन। अब इसको ऑड रखो, इसको इवन रखो। 1 रख दो, इसको 2 रख दो। -1 की पावर में 1 कितना आता है, -1। -1 की पावर में 2 कितना आता है, 1 आता है। -1 + 1 कितना आएगा, 0, मतलब ये भी कर रहा है। अब दोनों ऑड हो जाए, दोनों को 1 1 मान लो। -1 की पावर में 1 -1, -1 की पावर में 1 -1, -1 कितना आता है, -2 आता है। ये 0 आ ही नहीं सकता, मतलब ये गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x और y के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, एक तो इवन ऑड और ऑड इवन। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमको चेक करना है। ठीक है, अब और एक सिंपल क्वेश्चन अगर हम और एक देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है
क्या बोला गया है, लेट एक्स वाई जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एक्स एंड वाई बी ऑड एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड इज द इवन एंड पॉजिटिव इंटीजर, विच वन इज बी कांट बी ट्रू। ठीक है, इसमें से हमको ऑप्शन दिए हुए 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो कंडीशन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ना है एंड देन वी कैन चूज दिस ऑप्शंस। ठीक है, क्या बोला है, एक्स वाई जेड ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, ये अलग अलग इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर सेम नहीं है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं था, तो जब ये हम अजम्पशन कर रहे थे तो हम क्या अजम्पशन कर रहे थे, सेम इंटीजर्स अजम्पशन करके उसका हम आंसर निकाल रहे थे और वो आंसर सही आ भी रहा था और वो सही आएगा भी। बट अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि वो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है मतलब क्या है कि वो अलग अलग इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स सेम नहीं है, वो इंटीजर्स अलग अलग है, मतलब यहाँ पर हम सेम इंटीजर्स को अजम्पशन करके मान के आगे बढ़ नहीं सकते, हमको अलग अलग इंटीजर्स मानना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है, x और y जो भी है वो ऑड एंड पॉजिटिव है, x y ये ऑड है, ऑड नंबर है और पॉजिटिव भी है, और z जो है वो इवन है एंड पॉजिटिव है, z जो है वो इवन है एंड पॉजिटिव है, देन विच वन कांट बी ट्रू। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तो भी आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा वो देखना, जो भी अभी आप प्रॉपर्टीज सीखे थे, ठीक है, अभी हम कुछ देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी थी, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके अभी हम सॉल्व करें। अभी अजम्पशन नहीं करते, अजम्पशन करके कर सकते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, बट प्रॉपर्टीज भी यूज करने आनी चाहिए। आगे जाके ऐसे भी बहुत बड़े बड़े तुमको प्रॉपर्टीज मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और वो एप्लीकेशन उस टाइम पे ज्यादा इजी होगा रादर देन दी अदर मेथड कि वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, वो डिराइव करने से बेटर होगा कि उस फॉर्मूलाज को तुम प्रॉपर्टीज को, उस फॉर्मूलाज को तुम याद रख लो। ठीक है, ऐसे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, आगे जाके बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अभी से हम सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखना x और y क्या बोला है, ऑड है, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई का क्यूब इंटू जेड, x प्लस वाई दोनों ऑड है, ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई भी नंबर्स हो, दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, तो उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो हमेशा हमको इवन नंबर का ही मिलता है। तो ये दोनों भी ऑड है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अब कोई भी इवन नंबर का तुम लोग क्यूब कर लो, ठीक है, क्यूब कर लो, कोई भी इवन नंबर को क्यूब कर लो। अरे इवन नंबर को तुम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही आएगा ना। मल्टीप्लाई करने में अगर उसमें एक भी टर्म, एक आध भी टर्म इवन हो जाता है तो पूरा का पूरा टर्म ही इवन हो जाता है, मतलब पूरा पूरा उसका आंसर ही इवन आ जाता है। तो यहाँ पर तो पूरा आंसर मतलब 2 आया, 2 को ही हमको बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऑफकोर्स जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इवन ही आएगा। अब यहाँ तक आया ये इवन, ठीक है, यहाँ तक आया ये इवन, ध्यान रखना। अब बोल रहा है z इज द इवन एंड पॉजिटिव, ये भी इवन है, ये तो अपना इवन आया है, ये भी इवन आया है, तो इवन इंटू इवन क्या आता है, इवन आता है, मतलब ये क्या है, ये सही है। बट हमको निकालना क्या है, कांट ट्रू, विच वन इज कांट ट्रू, जो ट्रू नहीं है ऐसा निकालना है। तो ये ऑप्शन तो गया। आगे देखो, x ऑड है, z इवन है, ऑड में से इवन को माइनस करेंगे, बोला था कभी भी एक ऑड और एक इवन हो उसको तुम प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, वो हमेशा क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। तो x माइनस जेड क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है, ये ऑड आएगा। अब y का स्क्वायर, y कौन है, ऑड है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर लो, मतलब ऑड नंबर है, ऑड ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, उसमें इवन टर्म है ही नहीं, ऑड ही है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो ऑड ही आएगा। इवन टर्म अगर आता तो वो आंसर क्या आ जाता, इवन। हमको पता है ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड,
ऑड इंटू ऑड अभी बोला, ऑड होता है तो ये भी सही है। ठीक है, अब ये x माइनस वाई, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, इवन का ही स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, y क्या है, ऑड है, इवन इंटू ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन इंटू ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ, मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो x माइनस जेड, यहाँ पर ये गलती हो गई थी, यहाँ पर जेड आ चुका है, x माइनस जेड। अब हमको आंसर तो मिल गया, तो हम इस ऑप्शन को स्विच कर भी सकते हैं, बट देख लेते हैं। ठीक है, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, और जेड, जेड क्या है, इवन है, इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा, और ये मतलब ये क्या है, ये सही है, मतलब विच वन कांट बी ट्रू, तो हमारा आंसर मिल गया सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, ध्यान में रखोगे तो सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आगे के कुछ 2-3 छोटे टॉपिक हम देख लेते हैं, देन वी कैन एंड दिस टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो हम आगे का देखते हैं। इंटीजर अपना 5th था, अभी अब खत्म हो गया, अभी आ गया 6, दैट इज दी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स ये होते हैं दो नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव ही, यूजुअली कॉन्जिक्यूटिव होता है, बट ये डेफिनेशन याद मत रखना, डेफिनेशन याद रखना, टू नेचुरल नंबर्स which have their highest common factor is 1। ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ जाए, और वो नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, और ये पेयरिंग में होते हैं तो 2। ठीक है, तो और ये को प्राइम नंबर्स, अब हमको क्या लगता है कि ये क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरीली इज प्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरीली प्राइम, ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही नंबर हो, ये कोई और नंबर भी हो सकता है, बट इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ये नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। उसमें प्राइम नंबर्स में क्या था उसमें डेफिनेशन कि ऐसे नंबर्स, पहली बात तो वो पेयरिंग नहीं थी, यहाँ पर ये जो भी नंबर है को प्राइम नंबर, ये पेयरिंग में आएगी, वहां पर वो पेयरिंग नहीं थी, प्राइम नंबर सिंगल नंबर से। और प्लस प्राइम नंबर्स मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, मतलब ऐसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर्स होंगे, वो 2 फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब क्या, जिससे वो डिविजिबल पूरी तरीके से हो जाए, और वो फैक्टर्स होंगे 1 और वो खुद। बट इसमें ऐसा नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, इसका मतलब ये ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स, दोनों के डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर सब मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। को प्राइम नंबर्स, इट इज द पेयर नंबर्स एंड it is the pairing of the two natural numbers whose having their highest common factor is 1। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 3, इनके फैक्टर्स निकाल के देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो और एक देते हैं तुम्हारे लिए 5 और 6। ठीक है, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 और 6, बट इनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है, और यही इसका हाईएस्ट कॉमन। और
और एक आता है और उसमें से भी और आएगा ही, और के जीरो आ सकता है, कॉमन फैक्टर जीरो आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, मतलब निगेटिव से तो ऊपर ही आएगा, तो जीरो आ सकता है, जीरो से अगर ज्यादा है और वन ही होगा, जीरो और वन होगा तो आ जाए, या फिर वन ही उसका कॉमन फैक्टर है तो वो क्या आ जाएंगे, कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब इसको यूजुअली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, जैसे कि 15, 16 और हम देख सकते हैं 3 और 13, ऐसे बहुत सारे हैं, तुम निकाल के बैठ के निकाल सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, से बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, अब ये कोप्राइम नंबर्स यूजुअली देखो जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अब देखो यही हमने ले लिया, कंसेक्यूटिव है, अब जैसे 16, 17 चेक करना, ये कोप्राइम नंबर होगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 1, 2, 11, 12, 23, 24, ये जो भी है ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, और जब भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स ही होते हैं, याद रखना है। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा तुम्हें घुमा के, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, कि तुम्हें बोला जाएगा कि कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यूजुअली, जनरली, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, जनरली उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉसिबल, कैन बी, ठीक है, विच कैन बी पॉसिबल द डिफरेंस, और ऑप्शन में दिया हुआ 1, ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ 1 और 1 पकड़ लो, और क्या लोगे, 0 पकड़ लो, 0, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, बस ये 4 ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव मतलब ये, नन ऑफ द अबव मतलब कोई, तो कोई मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के दिया है कोप्राइम नंबर्स का डिफरेंस क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी कोप्राइम नंबर उठा लो, ठीक है, 3 और 13 उठा लिया, ऑप्शन ही नहीं है, अब तुम बोलोगे नन ऑफ द अबव, इनका डिफरेंस क्या आता है, इसका 10 आता है, ये कोप्राइम नंबर इसका डिफरेंस 10 आता है, तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा। उन्होंने क्या बोला, कैन बी, हो सकता है, तो देखो ना कि और 1 और 0 हो सकता है क्या कहीं पे, वो भी तो देखो, 0 कब होगा कोप्राइम नंबर का डिफरेंस, दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम कभी होते हैं, ठीक है, 3, 3 ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं, नहीं होते हैं, तो 0 डिफरेंस उसका आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गया, ठीक है। अब 1 आ सकता है क्या, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं, तो अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं तो उनका डिफरेंस भी तो 1 आता है, मतलब ये केस पॉसिबल हो सकता है, तो ये आंसर आएगा। उन्होंने कैन बी पूछा था, उन्होंने बोलता कि भाई तू बता ही तो कि उसके डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, सारे कितने पॉसिबल डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब कोप्राइम नंबर्स के डिफरेंस करेंगे तो ऐसे क्या क्या पॉसिबल डिफरेंस आ सकते हैं उनके बीच में, ये सारे लिख दो, तो आंसर आता है नन ऑफ द अबव, क्योंकि 1 एक इकलौता डिफरेंस नहीं है, अगर हम 3, 13 को लेंगे तो उनका डिफरेंस 10 आ जाएगा, तो सिर्फ 1 नहीं आ सकता है। अगर वो सारे लिखने बोलता तो आंसर नन ऑफ द अबव करेक्ट आ जाता, बट उसने बोला है कि कैन बी, कौन कौन आ सकता है, तो उसमें एक भी आ जाए तो भी चलेगा, मतलब कोई एक भी ऑप्शन आ जाए तो भी चलेगा, तो एक ऑप्शन आ रहा है 1 वाला, 1 उसका डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स, तो ये आंसर होगा, उस टाइम पे नन ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब और 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है, लेक्चर को, ठीक है। 7 आता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं,
ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट नहीं कहेंगे, पेयर ऑफ प्राइम नंबर कहेंगे, पेयर ऑफ प्राइम नंबर was having differences 2, was having differences 2, ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 2 आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर से दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 2। जैसे कि 11 और 13 दोनों भी प्राइम नंबर से और डिफरेंस क्या आता है, 2। और आ जाएगा 17 और 19 दोनों भी प्राइम नंबर से और डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये ऐसे इनफॉर्म कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे आ जाएगा रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें q 0 नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर जिसको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें q 0 नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता है यूजुअली, जो हम लेते हैं अभी। क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो, कभी कभार पूछता है। ठीक है, आ सकता है, मतलब आने के चांसेस है इसके। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच के 5 रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, अब इसको तुम सोचते बैठोगे और फिर लिखते बैठोगे तो टाइम लगेगा, और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो तुम तो इजीली निकाल ही लोगे। ठीक है, उसको डिवाइड करके देख लो कौन 2 और 3 के बीच में आ रहा है, कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, बट ये टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, मेथड लिख लो। ठीक है, मेथड क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b होता है a प्लस b बाय 2। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b a प्लस b बाय 2। अब इसको यहाँ पर किसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो 2 है, 3 है। ठीक है, ऐसे लिखना है, 2 है और 3 है। क्या बोला मैंने, a प्लस b बाय 2 इसके बीच का रैशनल नंबर आएगा। लिख लो यहाँ पर 2 प्लस 3 बाय 2 क्या आएगा, 5 बाय 2। एक रैशनल नंबर मिल गया, बट हमको कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो मुझे एक बताओ, इसके और इसके बीच में जो रैशनल नंबर आएगा, इसके और इसके बीच के जो रैशनल नंबर आएगा यहाँ पर, वो भी तो इसके और इसके बीच में भी तो होगा। इसके और इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो भी तो इसके और इसके बीच में होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम वापिस से यहाँ पर लगा के और निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, 2 प्लस 5 बाय 2 बाय 2, 2 प्लस 5 बाय 2 बाय 2 कितना आएगा ये, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, आराम से तुम लोग 2 2 4 4 प्लस 5 9 9 बाई 2 9 बाई 4 9 बाई 4 आ गया। अब ये और एक मिला, वैसे यहाँ से एक निकाल लो, 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 कितने आ जाएंगे, 3 2 6 11 11 बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्या। अब इसके और इसके बीच में भी और हम निकाल सकते हैं, वो भी तो इसके और इसके बीच में ही आएगा। तो वापिस से निकाल लो, 2 प्लस 9 बाई 4 बाई 2 तो क्या आ जाएगा, 17 17 बाई 8। ठीक है, 17 बाई 8 हो जाएगा। और एक आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ 11 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 क्या आ जाएगा, 4 3 12 23 बाई 8। ठीक है,
23/8 ये भी आ सकते हैं इन दोनों के बीच के। तो उनको 5 मिल गए। और पूछते 6 7 और इन दोनों में से किसी को और दोनों को पकड़ के उसके बीच का a+b/2 वाला टर्म निकाल लो, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है इसका रैशनल नंबर निकालने का। ये पहला मेथड है, ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट। और एक मेथड है, वो भी सिंपल मेथड है, बता देती हूँ। ठीक है, बट इसको याद रखना, यूजुअली ये वाला मेथड अच्छे से हो जाता है वैसे। ठीक है, जैसे 2 और 3 के बीच के पूछा है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में पूछा है, तो 2 लिख लो, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आता है? 5 आता है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10/5। अब 2 + 3 करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, और इससे और एक +1 करके नंबर ले लो, मतलब 5 से +1 कितना आता है? 6 आता है। अब क्या करो, ये 3 लिख लो इंटू 6 बाय क्या कर रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पर और एक कंडीशन है, मतलब 3 इंटू ये 5 का हो गया। ठीक है, 15/5 ये 5 का हो गया। और मतलब दोनों को ऐड करके फिर जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई किया, वैसे भी ये कट ही रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही नंबर है। ठीक है, ये 5 10/5 2 ही है, 15/5 3 ही है। और एक लेंगे, 3 + 2 क्या है? 5 आया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उससे और एक +1 करेंगे, मतलब 6 करेंगे, और 6 को वापस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब 2 × 6/6 और 3 × 6/6 कितना आएगा? ये 12/6 और ये 18/6। इसमें भी देखो 12/6 करोगे 2 ही आएगा, 18/6 करोगे 3 ही आएगा। 2 और 3 के बीच के ही रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको, 2 और 3 के बीच के ही रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको। अब ये कैसे निकलेंगे? देखो, तो ये ऐसे होगा, 10/5 है, ये 15/5 है, इनके बीच के क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज? 11/5, 12/5, 12/5, 13/5, 14/5, ये इनके बीच के आते हैं। और इन दोनों के बीच में, मतलब किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, देखो मिल गए 4, तो यहीं पर मिल गए। वैसे ही सेम यहाँ पर 2 और 3 है इन दोनों के बीच में, इसको हम कैसे लिख लिया है? 12/6 और 13/6। अब इन दोनों के बीच के नंबर से निकाल लो, क्या आ जाएगा? 13/6, 14/6, 15/6, 17/6। ओके, ये 4 रैशनल नंबर्स चेक कर लो, 2 और 3 के बीच में ही आएंगे, क्योंकि इनके बीच में आ रहा है, ये दोनों ही 2 और 3 है, इसको बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म करके लिख लिया है, तो बस वही आएंगे। अब तुम बोलोगे कि इसमें +1 करके ही क्यों किया, और कुछ क्यों नहीं किया? तो करो, क्यों नहीं हो, कुछ भी करो, यहाँ पर तुम 7 मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड कर दो, वही तो मीनिंग निकलेगा ना। 7 तो कट ही रहा है ना, वो 2 ही बच रहा है। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 14/7 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 21/7 आएगा। 14/7 से 21/7 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में ही है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो उसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है उसको लिख लो, वही तो आएंगे 2 और 3 के बीच के, और 2 और 3 के बीच के रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट। ये ज्यादा इजी रहता है वैसे उससे, बट दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शन में ही तो मैं एट लास्ट चेक करना है, तो ऑप्शन जिस मेथड से मैच हो रहे हैं, क्योंकि सारे नंबर्स अलग अलग हैं, तो जिस ऑप्शन से जो नंबर मैच हो रहे हैं वही तो देना ना। ठीक है, अब आगे का एक कॉन्सेप्ट है, एक इसी रैशनल नंबर का खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक मतलब एक क्वेश्चन है उसमें, एक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछता है। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वो लेगा, तो हम वो नेक्स्ट इसमें लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ तो बोला था कि ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, तो इसको याद क्यों रखना है, ये क्यों काम में आएगा, ये मैंने बोला था कि मैं मिड लेक्चर में बताऊंगी, मिड लेक्चर एंड ही हो गया अभी, तो अभी बता देती हूँ। तो इसका क्यों काम में आएगा, देखो अभी आगे जाके तुम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे,
तुमको ऐसे 5-6 लाइन्स के ऐसे 6-10 लाइन के तुम्हें बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे कि तुम आज तक 10th तक तुम पढ़ते आए हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में, उसमें तुम्हें बहुत कुछ बड़ा बड़ा लिख के दिया हुआ रहता था, बड़े बड़े सेंटेंसेज में, और उसमें समझो उस क्वेश्चन में ऐसा जो है, कोई तो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें एक वेरिएबल है, ठीक है, क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनना, एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, वो x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। उस क्वेश्चन में निकालना क्या है तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई तो क्वेश्चन है ऐसा मान लो, उस क्वेश्चन में तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, और वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना, वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी उसके बारे में तुम्हें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ रहेगा ना, कंडीशंस दिए हुए रहेंगे, 3-4 सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे कि हाँ x की वैल्यू, मतलब जैसे एग्जाम्पल मान लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सब कुछ भूल जाओ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मान लो, तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ऐसी x की ऐसी वैल्यू बताओ, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको 5 से माइनस करने पे 2 आ जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, ध्यान से सुनना, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको 5 से माइनस करने पे 2 आ जाए, ठीक है, तो क्या आएगा x की वैल्यू, ऑफ कोर्स 3 आएगी, ठीक है, तो तुमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, ऐसे ही कोई तो क्वेश्चन होगा, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें ऐसे ही कोई तो क्वेश्चन देगा। अब ये क्वेश्चन इतना आसान तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स जेई का लेवल है तो इतना आसान तो क्वेश्चन वो होगा नहीं, तो तुम्हें ऐसे 6-7 तो लाइंस दे दिए सॉल्व करने के लिए, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगा लिए तुमने, इतना बड़ा कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, और लास्ट में तुम्हारी x की वैल्यूज आ गई। अब दिक्कत क्या हो गई, x की वैल्यूज तुम्हारी 2 आ गई, ऑप्शन है एक ही, 4 ही ऑप्शन है, चारों में से तुम्हें कुछ एक ही चूज करना है, ठीक है, बट इतना 2 ऑप्शन, 2 आंसर्स आ गए, अब चारों में से एक ऑप्शन में कैसे चूज करूंगी। अब समझो उसमें तुम्हारी x की वैल्यूज आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आ गई 0 और 5 सॉल्व करने के बाद, और ऑप्शन दिए हुए है 0, 1, 5 और 6, ऑप्शन में तो दोनों है, 0 भी है 5 भी है, कौन सा मार्क तेरे पता नहीं। अब जो बच्चा गड़बड़ा जाएगा या फिर जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, वो इन दोनों में से कुछ भी मार्क करके आ जाएगा, और ना चाहते हुए कभी कभार उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन में इतने बड़े जो 5-6 लाइन का तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, उसी क्वेश्चन में किसी भी छोटे सेक्शन में तुम्हें छोटे से ब्रैकेट में लिख के दिया होगा x बिलोंग्स टू n, ये लिखा होगा। n क्या है, नेचुरल नंबर है, x n होना चाहिए, मतलब x नेचुरल नंबर होना चाहिए, x की वैल्यू आई 2, तुमने सॉल्व करने पे 0 और 5, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अब जो बच्चा 0 मार्क करके आएगा वहां पर, उसका आंसर गलत हो गया। और कभी कभी हड़बड़ी में तुम इतना सारा सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, ऐसे ये बहुत लगती है, मैंने वही बोला, ये लगते बहुत छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे डेफिनेशंस लगते हैं, बट ये अफेक्ट बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। तो तुम सोचो तुम्हारे हाथ में आए हुए +4, वो 4 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, उसमें से -1 भी और एक हो जाए, 0 भी नहीं बनेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे चलना है। ये लगते बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, बट ये छोटे तो है, बट ये फिर बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन रीड नहीं करते, हम क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है अच्छे से। कभी कभी अभी तो ये बहुत कुछ भी नहीं है, आगे जाके तुम बहुत बड़े बड़े 2-2 पेज भर के तुम सोल्यूशन सॉल्व करोगे, और ऐसे कहीं पे तो छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाओगे नेचुरल नंबर, होल नंबर जैसे कॉन्सेप्ट में, तो रिग्रेट होगा। तो इसलिए हर चीज को पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन यूजफुल है, भले ही वो छोटा हो, तुम्हें आता हो, तुम्हें नहीं आता हो, बट ये जेई का लेवल है, वो तुम्हें ऐसा घुमाएगा कि तुम छोटे कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। सो ठीक है, तो बाकी का जो भी आगे का होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।